हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा। इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है ओम का नियम। पहला है कि ओम का नियम क्या होता है, इस पर पूरी डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फिर से टॉपिक आ जाएगा जो है ओम के नियम का सत्यापन। तो याद रखेंगे ओम के नियम की सत्यापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे आप क्लास 12th में हो या क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप दोनों स्टूडेंटों के लिए ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि आप समझकर इसे वीडियो में याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझकर याद भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, हमने ओम के नियम को यहाँ पे लिख दिया है, बट मैं कह रहा हूं ना, यदि आपको समझकर याद करना है तो आप यहाँ पे मत देखिए। अभी मैं जो यहाँ पे समझाऊंगा इस पर आप ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको जो नियम है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। तो सपोज एक मान लेते हैं यहाँ पे ये एक चालक तार है। ये क्या है? एक चालक तार है। ऐसा हमने माना कि ये क्या है? एक चालक तार है। ठीक है, तो इस चालक तार को मान लेते हैं ये क्या है? चालक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ये एक चालक तार है। अब इसे हमने क्या किया? इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। इसे हमने एक बैटरी से इस प्रकार जोड़ दिया है। यहाँ पे एक हमने कुंजी लगा दिया है। तो देखिए, यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि यदि एक चालक तार है तो इस चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो। क्या हमने कहा कि जो ये चालक तार है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? भौतिक अवस्था का याद रखेंगे ये बात, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब ये होता है, ये आपको समझना अनिवार्य है। देखिए, भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि इस चालक तार की जो लंबाई है, चौड़ाई है, जो इसका दाब है, ताप है, ठीक है, इसका कोई भी परिवर्तन ना हो। ना लंबाई में कभी परिवर्तन हो, ना चौड़ाई में, ना इसके ताप में, दाब में, सब एक समान हो। तो यही कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो तो उस समय पर इस चालक में इस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है, इस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है, वह इस चालक में प्रवाहित जो आवेश होता है, इस चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा होता है, इसके समानुपाती होता है। मतलब हमने क्या बताया? मतलब हमने सिंपल में यही कहा कि यदि किसी चालक के, कोई भी चालक है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो तो उस समय चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उस समय पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे समानुपाती कहते हैं या अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं। तो ये हमें मेन यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिला, यही है ओम का नियम, भी समानुपाती आई। तो यदि आपको कोई पूछ देता है कि ओम का नियम क्या है, तो आप यहाँ से फिगर से समझकर आप बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, याद करना है आपको। आप कहेंगे कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो तो इस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे, उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए, ये भी है तो भी लिख दिया। समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का जब चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है आर, ये आई आ गया तो इंटू आई हमने लिख दिया। तो अब आप ध्यान समझेंगे, ये आई इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो यहाँ से आर का जो मान निकला वो भी बाई आई निकला। तो ये आर का मान आ गया भी बाई आई। जहां पर ये आर क्या है भैया? जहां पर ये आपको आर दिखाई दे रहा है, यही है प्रतिरोध। ये आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है।
V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, विद्युत धारा है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। यदि आता है तो इतनी बात आप लिख देंगे। सबसे पहले ओम के नियम के अनुसार ये आप लिखेंगे। देखिए वही बात लिखा है कि ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये आप नियम लिखकर ये आप चाहे तो फिगर बना देंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो फिगर आप साइड में बना देंगे, उसके बाद यहाँ तक आप लिख देंगे, आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो हमने ओम का नियम समझ लिया। यदि केवल आपसे कहता है कि ओम के नियम को लिखिए तो आप इतने चीज़ों को लिख देंगे, आपके पूरी तरीके से काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें आपको कहता है कि ओम का नियम क्या है तथा सत्यापन कीजिए। तो यदि आपसे सत्यापन पूछ दिया तब आपको सत्यापन करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे जी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन या निगमन, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए यदि आपको ओम के नियम का सत्यापन करना है तो आपको मोस्टली 4 फॉर्मूले, मुख्यतः 4 नहीं 5 फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब वो 5 फॉर्मूले कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं साइड में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहला आपको फॉर्मूला याद रखना है जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=V/L होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि क्या हमने यहाँ पे बताया E=V/L, ये हमारा पहला फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ V क्या है, विभव है, और L क्या है, चालक तार की लंबाई है। तो ये हमने पहला फॉर्मूला देख लिया। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है जो है F मतलब बल E/E। ये हम दूसरा फॉर्मूला जानते हैं कि बल क्या होता है, बल होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि F मतलब A=F/m, ये हमें तीसरा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये आप तीसरा फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या हमने बताया कि A=F/m, समझ रहे हैं ना, ये बल का फॉर्मूला है। अरे बल का आपको फॉर्मूला क्या है, F=m/A होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो हमने क्या किया है, ये m इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो वही F/m=A, यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है A=F/m, तो वही बात है, ठीक है। तो ये सब जब डिटेल में आप पढ़े होंगे हर टॉपिक को तो आपको ये सभी फॉर्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना फॉर्मूले याद रखेंगे। 3 फॉर्मूले हो गए। चौथा हमारा फॉर्मूला एक आता है जो है गति का समीकरण, जो है V=U+AT। गति का ये प्रथम समीकरण है कि V=U+AT, ये आपको याद रखना है। अंतिम हमारा आता है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, I=NEA/VD। तो ये आपको अंतिम फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको, ये जो हमने 5 फॉर्मूले बताए हैं, यदि इन 5 फॉर्मूले को आप तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको आसानी तरीके से मैं कह सकता हूं कि सत्यापन कर पाएंगे। कैसे, ध्यान से आप समझेंगे। आप देखिए क्या करेंगे, आप ये करेंगे, देखिए आप ये करेंगे कि जो E का मान है, E का मान, आप क्या करेंगे,
अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आप चुपचाप जब ई का जो मान है वो ई के मान को यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। ई के मान को आप यहाँ पे पुटअप करते हैं तो कुछ आएगा, फिर से जो एफ का मान है इस एफ के मान को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो वहाँ से हमें ए का मान निकलेगा, फिर से इस ए के मान को ले जाकर यहाँ पे पुटअप करेंगे तो यहाँ से भी का मान निकलेगा, और फिर से ये भी के मान को ले जाकर अब भी डी मतलब अनुगमन, ये भी क्या है अनुगमन वेग ही है, तो ये अनुगमन वेग भी के पास रखेंगे तो यहां से हमें आई का मान निकलेगा, और जैसे ही आई का मान निकलेगा ना तो वहीं पर हमें ओम का नियम का सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम सब बताएंगे, पहले इतनी स्टेप आप याद रखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, समझने पर प्रयास करते हैं। अब देखिए कितने आसानी तरीके से आप कर पाएंगे। आप लिखेंगे चुपचाप, आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार हमें क्या बात बताया गया कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो उस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही फॉर्मूला बताया था ना, इसी फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है, सत्यापना करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम जानते हैं, चूंकि हम लिखेंगे हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता I इज E इक्वल टू V बाई L होता है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमने ये लिख दिया है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं V इक्वल टू E इक्वल टू V बाई L होता है तो इसको हमने लिख दिया। तो इसको अब हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। फिर से लिखेंगे तब हम जानते हैं कि बल बराबर तो बल बराबर क्या होता है, बल F बराबर क्या होता है, E इंटू ई होता है, यही ना होता है जी, बल F बराबर E इंटू ई। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, हम जानते हैं E इक्वल टू V बाई L होता है, तो ये अगर हम चाहें तो F E है और E की जगह पर V बाई L भी तो रख सकते हैं, तो V बाई L हमने रख दिया। यदि हम इसको सॉल्व करें तो F इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, E V बाई L हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिलता है जो है F इक्वल टू E V बाई L। तो इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज समझ में आपको आएगा। देखिए सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लगाया था E इक्वल टू V बाई L, ये हमने लिखा। फिर से दूसरा बल बराबर, हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि बल बराबर F इक्वल टू E इंटू ई होता है। तो इस पर हमने मान पुटअप किया तो F इक्वल टू E V बाई L आ गया, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला हम लगाएंगे A इक्वल टू F बाई M। तो फिर से हम लिखेंगे चूंकि ठीक है जी, तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं बल, ठीक है, हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, बल बराबर देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, बट उसी को पक्षांतर कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है F इक्वल टू A इक्वल टू F बाई M। तो ये फॉर्मूला आया है, हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद F के मान को यहाँ पे हम पुटअप करेंगे तो A इक्वल टू F का मान क्या है, E V बाई L, ठीक है। ये हमारा मेन बटा हो जाएगा, नीचे M और कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, ठीक है। ऐसे हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। आपको समझ में आया, F के मान का जगह पे क्या है, E V बाई L है तो E V बाई L लिख दिया, ये मेन बटा हो गया। फिर से नीचे M है तो M बाई 1 लिख दिया। अब इतनी बात हम जानते हैं, सबसे नीचे वाला ऊपर जाकर गुणा कराता है और ये वाला जाएगा तो इसमें गुणा कराएगा। यदि ऐसा होता है तो A इक्वल टू ये जाएगा तो E V हो जाएगा और ये जाएगा तो L M हो जाएगा।
तो यहाँ से हमें ए का जो मान निकला वो यही निकला, ए इक्वल टू ई भी बाई एल एम हो जाएगा। तो यदि हम इसको और आगे बढ़ते हैं, अब आप ध्यान से समझेंगे, तीसरा हमने फॉर्मूला लगा दिया है। अब आते हैं चौथे पर जो है गति का समीकरण। तो हम लिखेंगे गति के समीकरण से, गति के समीकरण से, तो गति का समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गति का जो समीकरण है वो v है ना, तो ये v क्या है, इलेक्ट्रॉनों का जब बात आता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का वेग नहीं, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हम कहते हैं। तो अनुगमन वेग e हमने लिख दिया है vd। अब आप ध्यान से समझेंगे, तो ये vd, ठीक है, यहाँ पे u देखिए प्रारंभिक वेग, इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग 0 होता है तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद a का मान है ई भी बाई एल एम, तो हम लिख देते हैं ई भी बाई एल एम, इंटू टी है तो हम t यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर ही ना गुणा कराएगा तो t हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमें vd का यदि कोई मान पूछेगा तो हम क्या बता देंगे, हम बता देंगे कि vd इक्वल टू ई भी टी बाई एल एम, ये हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें देखिए vd का मान निकल गया। अब इस vd के मान को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आया है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो जब हम विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध करेंगे तो ये हमें फॉर्मूला मिलेगा जो है I इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, ये हमें मिलेगा जब हम इनका संबंध स्थापित करेंगे। तो अब आप समझिएगा, ये Vd के मान को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो I इक्वल टू एन ई ए, उसके बाद Vd की जगह पर फिर से हम क्या लिखेंगे ई के बाद फिर से V है तो V हमने लिख दिया, फिर से T है तो T हमने लिख दिया, फिर से यहाँ पे एल एम है तो नीचे L बाई एम हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो E है, यहाँ पर भी E है, E गुणा होंगे तो E स्क्वायर हो जाएगा, तो N E स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ पे I इक्वल टू N E स्क्वायर A, ठीक है, इंटू भी हो जाएगा। देखिए अगर हम बैक आते हैं तो देखिए n है, फिर से ई आपस में गुणा कर लिए तो ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद ए भी टी है तो ए भी टी लिखें, ए भी और फिर से टी हमने लिख दिया। ठीक है, अब बटे हम नीचे टोटल के बटे में हम क्या लिख देंगे, ये मान लेते हैं ये बटे तो सभी में है ना, सभी में है तो ये एल एम हो जाएगा, तो ये एल एम हमने लिख दिया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से आप समझेंगे तो भी आपको समझ में आने वाला है। ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा तो I इक्वल टू एल एम आ जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद आप इधर ध्यान से समझेंगे, देखिए ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा। उसके बाद अब इधर क्या बचा, इधर बचा n, फिर से ई स्क्वायर, फिर से ए भी और टी, यही ना बचा है। अब आप ध्यान से समझेंगे, इधर केवल भी को छोड़कर शेष सभी राशि को, इधर गुणा में है इधर आएंगे तो भाग कराएंगे, और इधर आई गुणा में है इधर आएगा तो भी में भाग कराएगा। तो सबसे पहले ये एल एम है, एल एम इसको इन सभी भी को छोड़कर सभी को इधर भेजते हैं तो ई एन ई स्क्वायर ए और फिर से इंटू टी, ये बच गया। इधर भी था, इधर आई गुणा में था, ये आ गया तो इधर क्या हो जाएगा, भाग करा देगा। तो देखिए हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब आप समझिएगा, देखिए एल एम बाई एन ई स्क्वायर ए और टी है बाई भी बाई आई है। अब आप ये आपको समझने वाली बात क्या है ये आप समझिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। भी बाई आई की जगह पर हम आर लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हम R का फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू V/I होता है। बताइए ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं? अरे भैया अभी तो आपने जाना ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, R इक्वल टू V/I, जब ओम का नियम हमने पढ़ा था R इक्वल टू V/I, तो यही तो बात यहाँ पे हमने लिखा है R इक्वल टू V/I। तो V/I की जगह पर हम R लिख सकते हैं। तो ये जो R अगर मान लेते हैं हम लिख देते हैं, तो R जो होगा ये इतने के बराबर ही ना होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल है बराबर, मतलब ये टोटल R के मान के बराबर है। ये अगर R हो सकता है तो ये भी तो R हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इनके जगह पर मान लेते हैं हमने इनके जगह पर R हम लिख देंगे, तो R इक्वल टू V/I हो जाएगा। अब आप समझिएगा, ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो जब गुणा कराता है, अब आप ध्यान से समझेंगे, ये इधर I इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो R में गुणा ही ना कराएगा, तो R इंटू I हो जाएगा, यही ना होगा जी। I जाकर R में गुणा करा देगा तो R में गुणा करा दिया। अब आप समझिएगा, ये R नियतांक है, यदि इसको हटाते हैं तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह आएगा, ये I आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें I इक्वल टू V समानुपाती I मिलता है, और यही तो है आपका ओम का नियम का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड। ये आपका ओम के नियम का सत्यापन हो गया। तो बात समझ में आ रहा है? तो ये है ओम के नियम का सत्यापन, जो कि आसानी तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए V समानुपाती I, इसी को प्रूफ करना था, हमने यहाँ पे V समानुपाती I प्रूफ कर दिया है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इतने फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, आप आसानी तरीके से कर पाएंगे। फिलहाल आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ली होंगे जी, ठीक है, इसका भी ले लीजिए इसका भी, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से ये जो हमने ओम के नियम का सत्यापन पढ़ा और ओम का नियम पढ़ा, ये आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपसे केवल एक ही बात कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। और नोट्स के लिए मैं बता दूं, ओनली आपको 99 रुपये में पूरे फिजिक्स के 14 चैप्टर का नोट्स दिया जा रहा है। लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ से उनसे मांगेंगे तो वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप केमिस्ट्री का भी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का PDF नोट्स ओनली 99 है, तो उसका भी चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप केवल मैसेज कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।